सभी को वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि के लिए। ये जो एग्ज़ाम था उसकी जो परीक्षा थी वो 15 अक्टूबर 2017 को संपन्न हुई थी। उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक सीमा, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान की सीमा। तो निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का असहयोग। इसमें असहयोग आया इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं इसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ये डेफिनेशन है अधिगम द्वारा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए गेट्स व अन्य। ये गेट्स ने डेफिनेशन दी थी इसकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टैनफोर्ड विनय प्रशिक्षण मापन करता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर बी है पढ़ने की दक्षता का, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड विनय किसका प्रशिक्षण करते हैं, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बुद्धि का। देखिए स्टैनफोर्ड विनय ने बुद्धि का मापन करता है और इन्होंने 1905 में विनय ने अपने सहयोगी विनय और साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार की सबसे पहला बुद्धि प्रशिक्षण तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। ऑप्शन नंबर ए फ्राइड ने, ऑप्शन नंबर बी युंग ने, ऑप्शन नंबर सी मनन ने, ऑप्शन नंबर डी ऑलपोर्ट ने। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो का वर्गीकरण किसने किया था, क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा ऑप्शन नंबर बी युंग ने। देखिए युंग के अनुसार सामाजिक अंतरिक्ष की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया था, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। एक तो ये अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी होगा और एक होता है हमारा उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक तत्व, ऑप्शन नंबर डी है वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो उसमें से कारक आएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। देखिए सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भी अनुभव करता है और अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से भी सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी, उपयोगी और एक कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार हमारा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसमें सामाजिक विकास ही पूछा गया था, सामाजिक विकास प्रभावित करने वाले कारक। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन नंबर बी है अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन नंबर सी है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी अनियमित विकास का नियम। देखिए अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी और अनियमित होती है। शैशवावस्था में ये शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन तीव्र गति से होता है और बाल्यावस्था में ये गति धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, और किशोरावस्था में विकास तीव्र गति से भी होता है और शैशवावस्था बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, स्फेलोकॉर्डल कहते हैं जिसे, और निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होता है। बी, तो 6 का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है।
इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकूलित प्रत्यावर्ती का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्ती का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए गैसेल ने, ऑप्शन नंबर बी हरलॉक ने, ऑप्शन नंबर सी मैडरिथ ने, ऑप्शन नंबर डी डगलस और हॉलैंड ने। तो क्वेश्चन नंबर 7-8 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक ने। ये जो डेफिनेशन दी है वो बताया है, जो वो हरलॉक ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस बार भी मूल प्रवृत्ति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर ने, ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ ने। तो 14 प्रकार किसने बताए थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल ने। देखिए मैकडूगल के साथ मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उनके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए डम्बल का, ऑप्शन नंबर बी रॉस का, ऑप्शन नंबर सी मन का, ऑप्शन नंबर डी है मैकडूगल का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, डम्बल का। देखिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये डम्बल नहीं बोला था, डम्बल की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर सी बहुअनुक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर डी प्रभाव का नियम। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी बहुअनुक्रिया का नियम। देखिए थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था, उसमें 2 नियम बताए थे, एक मुख्य नियम एक गॉड नियम। तो इसमें से शामिल नहीं पूछा गया था, तो नहीं क्या है बहुअनुक्रिया का नियम। देखिए मुख्य नियम में तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 ही मुख्य नियम है और ये इस बार भी पूछा जाएगा। थॉर्नडाइक का एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है और आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी चित्रांकन परीक्षण। तो डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा किया था? ये किया था हमारा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए ये जो पंजाब विश्वविद्यालय के थे प्रोफेसर एस जलोटा ये पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, वो किया था 1963 ईस्वी में, 1963 में किया था, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा था। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू, आंग्ल भाषा और 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ही ये परीक्षण होता है। तो ये पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे डॉक्टर एस जलोटा, जिन्होंने दिया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर सी है वर्नर ने, ऑप्शन नंबर डी है स्टर्न ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार बुद्धि के द्विकारक
इन्होंने बताए थे, दो कारक बताए थे, एक बताए थे जी फैक्टर, एक बताए थे एस फैक्टर। दो कारक बताए थे उन्होंने, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा गया इसमें। ऑप्शन नंबर ए सीखने में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है हमारा सीखने की क्रिया प्रसून सिद्धांत बी.एफ. स्किनर। ऑप्शन नंबर सी है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। ऑप्शन डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है इसका देखिए, क्रिया उद्दीपक उनके सिद्धांत, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सीखने का क्रिया प्रसून सिद्धांत बी.एफ. स्किनर, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी सही दिया है, पर ये डी ऑप्शन ये गलत है, समग्र सिद्धांत नहीं दिया है। कॉफका, कोलर और वर्दीमर का था समग्र सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी दी थी, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने नहीं ही पूछा था, तो डी वाला ही हमारा सही होगा। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्देशीय सूच का सिद्धांत भी कहते हैं, जो दिया था कॉफका, कोलर और वर्दीमर ने। तो समग्र सिद्धांत इसका जो है हमारा वो समग्र हल्का नहीं है, तो यही आंसर इस है, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किन नाम से सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर बी गार्टन, ऑप्शन नंबर सी रॉस, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गार्टन को सही कर लीजिएगा। ये गार्टन आएगा, गार्टन ही सही है। सुजन शास्त्र और जीवन सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का ज्ञान, विज्ञान। गणित और आंकड़ों की विधि के प्रयोग के द्वारा जीवित वस्तुओं के जैविक गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं। इन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया था, एक है पैतृक वंशानुक्रम और दूसरा है अवनति का नियम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन, ये गाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन नंबर ए क्रैशमर ने, ऑप्शन नंबर बी यंग ने, ऑप्शन नंबर सी कैनन ने, ऑप्शन नंबर डी स्प्रेंजर ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैशमर ने। देखिए व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया था। क्रैशमर ने शरीर संरचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग है हमारा लंबकाय, दूसरा है हमारा सुडोलकाय और थर्ड है हमारा गोलकाय। इन 3 वर्गों में इन्होंने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए कॉलन ब्रूस का, ऑप्शन नंबर बी ड्रेवर हल का, ऑप्शन नंबर सी डिहान का, ऑप्शन नंबर डी है क्रो एंड क्रू का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो एंड क्रू का। ये जो डेफिनेशन दी है वो क्रो एंड क्रू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना ये कौन सी अवस्था में होती है? तो विद्रोह की भावना ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, पूर्व किशोरावस्था में। देखिए पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 14 वर्ष की अवस्था। 12 से 14 वर्ष की अवस्था हमारी पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। पूर्व किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमता की प्रबल भावना होती है। यदि उस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, किसी प्रकार का आपने प्रतिबंध लगा दिए इस एज में बच्चों पर, तो उनमें विद्रोह की भावना ज्वाला फूट पड़ती है। ये कॉलसैग ने कहा था कि किशोरावस्था प्राणों को अपने मार्ग से बाधा समझता है। तो पूर्व किशोरावस्था इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सीखने का वक्र, ऑप्शन नंबर बी सीखने का पठार, ऑप्शन नंबर सी स्मृति, ऑप्शन नंबर डी अवधान। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी सीखने का पठार। देखिए सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती उसे सीखने का पठार कहलाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या बाद में मैं आपको दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में। देखिए सीखने के वक्र बनते हैं हमारे, सीखने का पठार जब बनता है जब उसमें कोई भी उन्नति नहीं होती तो बिल्कुल सीधे हो जाता है, उसमें पठार बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बुद्धि लब्धि, देखिए इस बार भी बुद्धि लब्धि पहले भी आ चुका है, इस बार भी आएगा बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुद्धि लब्धि निकालने वाला सूत्र पूछा गया है इसमें, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। देखिए मानसिक आयु को बोलते हैं मेंटल एज और वास्तविक आयु बोलते हैं क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि निकालने का हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सीखने में प्रयास व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए कोहलर ने, ऑप्शन नंबर बी पावलव ने, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने। देखिए सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत भी दिए हैं, और कोहलर ने जो दिया है आपको बता दूं मैं, इन्होंने सूझ दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। पावलव ने दिया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और गेस्टाल्टवाद ने दिया है यही सूझ, कॉफका कोहलर ये सब गेस्टाल्टवादी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में दे रखा है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 23 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 24 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 23। देखिए हमारे गुणसूत्र की संख्या 40 होती है, इसमें 23 के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कोहलर निम्न में से किससे संबंध है। ऑप्शन नंबर है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इनके अनुसार अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये गेस्टाल्टवादी थे कोहलर, कॉफका और वर्दीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए हॉल ने, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर सी थे गार्टी ने, ऑप्शन नंबर डी है स्कीनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी स्कीनर ने। सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे B.F. स्कीनर। इनका पूरा नाम है B.F. स्कीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कैटल, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी बर्नर, ऑप्शन नंबर डी स्कीनर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए कैटल। देखिए बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था R.B. कैटल ने। इनका पूरा नाम था R.B. कैटल। कैटल के अनुसार बुद्धि को दो महत्वपूर्ण
तरल बताए थे इन्होंने, एक तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के अवधान पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में, और ठोस को बताया था शिक्षा और प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समझ के, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग के, ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता के, ऑप्शन नंबर डी ये जो है समस्या समाधान के। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मक के। देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग उद्वेलन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है, क्रिएटिविटी के लिए किया जाता है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गोलमैन निम्न में से किससे संबंध रखते हैं भैया? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक बुद्धि से, ऑप्शन नंबर बी है संवेगात्मक बुद्धि से, ऑप्शन नंबर सी है आध्यात्मिक बुद्धि से, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य बुद्धि से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि से, इमोशनल इंटेलिजेंस से। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एक दूसरों की भावना और संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डैनियल गोलमैन ने कहा था, ये मनोवैज्ञानिक है, डैनियल और गोलमैन, इन दोनों ने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उसमें सभी का पूरा वर्णन दे रखा है, सबको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी डैनियल और गोलमैन ने। तो इसका आंसर जो है हमारा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से शेष से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है आध्यात्मिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य बुद्धि। तो प्रश्न संख्या 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न है अधिगम के लिए सिद्धांत सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सामाजिक बुद्धि संवेगात्मक आध्यात्मक सामान्य। तो ये शेष से भिन्न यही है, यही आएगा इसका, आध्यात्मिक बुद्धि ही आएगा, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी बोध, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर डी है विश्लेषण। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। इसमें न्यूनतम स्तर पूछा था, तो सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। ये 6 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन नंबर सी है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये ऊर्ध्व आएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। देखिए, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का प्रयोग प्राणी द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की क्रियाकलाप अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो उसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण। आज आपकी यहीं पूरी स्लाइड समाप्त होती है। आगे और प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ने के लिए हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।